भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश की बच्चियां अपनी परीक्षा देने के लिए एक जिले से दूसरी जिले नहीं जा पा रही हैं। तो डूब मरो तमाम सुरक्षा तंत्र, डूब मरो देश के गृह मंत्री, अगर आप ये सुनिश्चित नहीं करता है कि अगर वो यहां से उठ के वहां गए तो वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये हमारे देश में हो रहा है, हमारे गणतंत्र में हो रहा है, जिसमें हमारे पास बाकायदा स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार के तौर पर, कि हर व्यक्ति को देश में कहीं भी जाने का हक होगा। वह बच्ची जो कि कुकी समुदाय से आती है, उसका सेंटर उस इलाके में आ गया जिसे मैती समुदाय का इलाका कहा जाता है, और देश उसे ये आश्वासन नहीं दे सका कि अगर आप ये उस सेंटर में जाके परीक्षा देंगे तो हम सुनिश्चित करते हैं कि आप सुरक्षित रहें। मुसलमानों को सरकारी और जो प्राइवेट नौकरियां, उन्हें नौकरियां मत दो। आपको लगता है कि वो केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो आपकी भी बात कर रहे हैं। अगर इस देश में कोई मुसलमान या कोई अल्पसंख्यक इसलिए असुरक्षित महसूस करता है कि उसकी पूजा पद्धति भिन्न है, तो हम पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। मणिपुर में नीट का रीनीट जो हुआ है अभी संडे को, उस एग्जाम के लिए एक बच्ची जो कि कुकी समुदाय से आती थी, उसका सेंटर उस इलाके में पड़ा जो कि मैती समुदाय के सेंटर पर जाता है। आप जानते हैं इसी देश के अंदर एक ही राज्य के दो हिस्से हो गए। एक तरफ के लोग दूसरी तरफ जाने में डरते हैं, उन्हें इस बात की फिक्र अगर वो यहां से उठ के वहां गए तो वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये हमारे देश में हो रहा है, हमारे गणतंत्र में हो रहा है, जिसमें हमारे पास बाकायदा स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार के तौर पर, कि हर व्यक्ति को देश में कहीं भी जाने का हक होगा। वह बच्ची जो कि कुकी समुदाय से आती है, उसका सेंटर उस इलाके में आ गया जिसे मैती समुदाय का इलाका कहा जाता है, और देश उसे ये आश्वासन नहीं दे सका कि अगर आप ये उस सेंटर में जाके परीक्षा देंगे तो हम सुनिश्चित करते हैं कि आप सुरक्षित रहें। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हमें नागरिक होने के नाते उस लड़की से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि हमारा हक था मेरी बच्ची कि हम तुम्हें एक ऐसा देश देंगे जिस देश में मणिपुर तो छोड़ो, मणिपुर से दिल्ली, मणिपुर से केरल, मणिपुर से कश्मीर, तुम जहां जाना चाहो जा सकोगी, तुम सुरक्षित रहोगी। हम उसे ये हक नहीं दे पाए। मैं तो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश की बच्चियां अपनी परीक्षा देने के लिए एक जिले से दूसरी जिले नहीं जा पा रही हैं। तो डूब मरो तमाम सुरक्षा तंत्र, डूब मरो देश के गृह मंत्री, अगर आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाते। मेरा सवाल यह कि नीट की इस परीक्षा में इस एक विद्यार्थी का सवाल क्या ये कहकर मटियाया जा सकता है कि एक ही स्टूडेंट तो है? नहीं मटियाया जा सकता। काम की बात है, ध्यान रखिएगा कि देश में जब किसी एक भी व्यक्ति का हक छिनता है तो तमाम लोगों के हक पर संकट आता है। कोई भी अकेला नहीं डूबता। इसलिए जब आपको नफरत की गोलियां दी जाती हैं और आपको बताया जाता है कि एक पार्टी की बाकायदा अल्पसंख्यक मोर्चे की महिला कहती है कि मुसलमानों को नौकरियों से बाहर, मुसलमानों को सरकारी और जो प्राइवेट नौकरियां, उन्हें नौकरियां मत दो। आपको लगता है कि वो केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो आपकी भी बात कर रहे हैं। अगर इस देश में कोई मुसलमान या कोई अल्पसंख्यक इसलिए असुरक्षित महसूस करता है कि उसकी पूजा पद्धति भिन्न है, तो हम पर शर्मिंदा होना चाहिए। क्या ये सवाल नीट के सवाल से अलग है? नहीं है। जब तक आपको ये सिखाया जाता रहेगा कि ये सवाल आपके सवाल किसानों के सवाल से अलग है, जब तक आपको ये बताया जाता रहेगा कि आपके सवाल स्त्रियों के सवाल से अलग है, आपके सवाल अल्पसंख्यकों के सवाल से अलग है, यकीन मानिए आप कभी भी अपने सवालों के लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि गणतंत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं बचता। गणतंत्र को अगर बचना होता है, लोकतंत्र को अगर बचना होता है, तो पूरे समाज के लिए, पूरे नागरिकों के लिए होना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सवाल हम पर भी उठता है। एक छोटी सी बात, हालांकि इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने नंदिता मैम से सीखा है और उनसे कुछ जूनियर हुई यूनिवर्सिटी में, इसलिए कहीं तो धृष्टता ही जाएगी, लेकिन मौका मिला है। और कई बार सोशल मीडिया आपको बेमतलब की ताकत भी दे देता है। आपको लगता है कि आपको 5 बिलियन लोग सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आपकी बात शायद सुन ले। हालांकि कह रहा हूं कि जो कुछ सीखा है नंदिता मैम से सीखा है इस मामले में। इसका संबंध इस बात से है कि हम जब नागरिक अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, शिक्षक हूं इसलिए यह दावा नहीं कर सकता कि जो भी बातें कहूंगा मीठी मीठी कहूंगा। मैंने अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे मेरी स्थिति सब स्पष्ट हो जाती है। लेकिन पिछले 2-2.5 दशकों से लगातार इन आंदोलनों में
इन प्रतिरोधों में शामिल रहा हूं, उसके चलते प्रोटेस्ट लिटरेसी की बेसिक सी समझ पैदा हुई और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आंदोलन पहला आंदोलन होगा, राइट है, काफी लोग हैं, तो थैंक यू फॉर सेइंग इट। तो अगर ये बात थोड़ी सी कड़वी लगे या लगे कि नहीं सर जो बात हमने कही थी आप नीट पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी बात है, क्योंकि अभी अभिषेक से बात हो रही थी, आशुतोष से बात हो रही थी, ये जानना चाहते थे कि सर आप तो इस तरह के आंदोलनों में रहे हैं, आपको इस आंदोलन में क्या और चीज ऐड करने की जरूरत लग रही है, उस लिहाज से कहना चाह रहा हूं। देखिए ये बात समझ में आती है कि आपके परिवार में कोई इस परीक्षा में बैठा होगा या आपका निकट कोई इस परीक्षा में बैठा होगा और उसके साथ जब ऐसा हुआ तो आपको क्रोध आया होगा, आप में आक्रोश पैदा हुआ होगा और आपका जो उम्र है उसमें आपको लगा होगा कि सारी दुनिया को उलट पुलट कर दे। एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप एक आंदोलन में उतरते हैं तो आपने निजी तौर पर जो पाया खोया, निजी तौर पर जो आपको क्रोध आया, निजी तौर पर जो आप पे आग लगा देने की हिम्मत आई, अच्छा आई, वो मैटर नहीं करती। एक समय के बाद आपको, जब आप इस तरह के नागरिक प्रतिरोध में शामिल होते हैं, और नागरिक प्रतिरोध में शामिल होना चॉइस नहीं है, ध्यान रखिए, नागरिक प्रतिरोध में शामिल होना आपका दायित्व है। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर आए और आपने अभिजीत पर कोई एहसान किया, या विजेंद्र चौहान यहां पर आए और उन्हें लगे कि उन्होंने विद्यार्थियों पर कोई एहसान किया। ये मेरा दायित्व है, नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व है, नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है, लेकिन इस दायित्व में कुछ और दायित्व शामिल होते हैं, इसे समझिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि लोकतंत्र में प्रतिरोध, यूं मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं, लेकिन उस एनालॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझ पाएंगे कि नागरिक प्रतिरोध के जो स्थल होते हैं वह लोकतंत्र में एक तीर्थ की तरह होते हैं और आपको उस तीर्थ की शुचिता समझनी चाहिए। अगर आप उस तीर्थ की शुचिता समझने की स्थिति नहीं रखते तो फिर आइए, 4 नारे लगाइए और चले जाइए, आपका समर्थन होगा। लेकिन अगर आप वाकई इसे लक्ष्यों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ बेसिक सी चीजें प्लीज गांठ बांध लीजिए। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि क्रोध प्रतिरोध का स्थायी भाव नहीं है। हिंदी का शिक्षक हूं, जिन लोगों को स्थायी भाव नहीं पता समझ लीजिए, हर रस का एक स्थायी भाव होता है, इसका मतलब उसका केंद्रीय मेन थीम है। When we talk about anger, anger is not the central theme in democratic protest. It is not. क्योंकि एंगर किसकी थीम होती है? एंगर दंगों की थीम होती है। आप दंगा करने नहीं आए हैं, भले ही धर्मेंद्र प्रधान आपको कितनी बार दहशतगर्दों की बी टीम कहे, आपको पता है कि आप नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि आप दहशतगर्दों की बी टीम नहीं है, तो आपको यह भी पता है कि ना तो नफरत ना क्रोध, इवन शत्रु के खिलाफ भी ना नफरत ना क्रोध, ये आपके प्रतिरोध का स्थायी भाव नहीं है। आप पूछेंगे सर फिर स्थायी भाव है क्या? हम किस जोश किस भाव से आए? हिंदी का शिक्षक को फिर से वही जाऊंगा, वीरता है। और वीरता का स्थायी भाव कौन जानता है क्या होता है? वीरता का स्थायी भाव है उत्साह। आप ठीक वैसे जैसे कि कोई युद्ध में उतरता है सैनिक, अगर युद्ध में उतरता हुआ सैनिक केवल क्रोध से भरा हुआ है तो मारा जाए। अगर वो उत्साह से भरा हुआ है तो उसका दिमाग ठिकाने पर होगा और उसे पता होगा कि कौन शत्रु है, कहां शत्रु है। क्योंकि ये वैसा युद्ध नहीं है जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कि शत्रुओं की यूनिफॉर्म दूसरी है और आपकी यूनिफॉर्म दूसरी। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, लेकिन उत्साह वह चीज है जो आपको आदि से अंत तक लेकर जाती है। उसे थामे रहे। क्या इसका मतलब यह है कि हम मायूस होकर, निराश होकर, एकदम मुर्दनी से भरे हुए चेहरे के साथ संघर्ष कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके संघर्ष में वो जोश आपके चेहरे पर होना चाहिए और आपके अंदर वह उत्साह दिखाई देना चाहिए और आप में प्रसन्नता देखनी चाहिए। नंदिता मैम ने एक बार मुझे बताया था कि प्रोटेस्ट जो है, डिसेंट जो है, वो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। आप समझ पा रहे? लोकतंत्र में जो उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है प्रतिरोध। उसके अंदर संगीत होना चाहिए, उसके अंदर नृत्य होना चाहिए, उसके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके अंदर सहभाव होना चाहिए। आपको पहचानना चाहिए कि आपका साथी, देखें, आप उसे देखें और पहचाने, लगता है इसे पानी की जरूरत है और आपके पास पानी की बोतल है, वो अपने आप उसकी तरफ चली जानी चाहिए। जब तक आप इस सहभाव के साथ, इस उत्साह के साथ आप प्रतिरोध नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर प्रतिरोध की जो बेसिक लिटरेसी है उसका अभाव दिखाई देगा। इसलिए ये जो डिसेंट आप कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का एक उत्सव है।
इस उत्सव में आप शामिल हैं और केवल आप शामिल नहीं। आपको लगता है कि वर्दी में जो पुलिस वाले, जो सुरक्षा कर्मी यहां आए, वो कोई विरोधी है। अरे उनके भी तो बच्चे यही परीक्षा दे रहे हैं, उनका भी तो सपना यही है। कांस्टेबल, एक एसआई, एक एएसआई क्या सोचेगा? अधिक से अधिक ये सोचेगा ना कि मेरा बेटा भी एक दिन नीट की परीक्षा दे, डॉक्टर बन जाए, जेई की परीक्षा दे, इंजीनियर बन जाए, यूपीएससी की परीक्षा दे, विजय चौहान के सामने आके बैठे मॉक इंटरव्यू दे। मैं जब अक्सर ट्रैवल करता हूं, एयरपोर्ट्स पर हम लोग सिक्योरिटी क्रॉस कर रहे होते हैं, तो जैसे आप सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं, जाके खड़े होते हैं, आपको मालूम है कि देश के अधिकांश जो एयरपोर्ट है वो सीआईए सबके पास है। मैं जाकर अपने हाथ को ऐसे करके खड़ा हो जाता हूं, जैसे आप जानते हैं कि तरीका होता है, और मैं कांस्टेबल या एसआई जो सामने बैठा हुआ है उसके हाथ में मैं मेटल डिटेक्टर है, वो पूरी मुस्तैदी से मेरी जांच करता है, पूरी मुस्तैदी से मेरी जांच करता है, और जब ओके हो जाता है तो उसके बाद नमस्ते करता है और कहता है सर मेरा बेटा है 8वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है, तो वो आपसे बात करना चाहेगा, हम आपके इंटरव्यूज देखते हैं, बहुत पसंद है। वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता मेरे लिए, लेकिन उसका सपना वही है जो आपके पिताजी का सपना है। इस लोकतंत्र में वो अपनी भूमिका में है, आप अपनी भूमिका में। आप इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए वो शत्रु नहीं, शत्रु तो लगातार इनविजिबल रहेगा। शत्रु को तो चाहिए पूरा निकोबार। शत्रु जानता है कि अगर आपका बजट ये 1,40,000 करोड़ जो पूरे देश की शिक्षा का बजट है, पूरे देश की जीडीपी का 3% नहीं है, वह अगर बढ़कर 10% हो जाएगा तो आप सब लोगों को बराबर शिक्षा मिलेगी, और जब सब लोगों को बराबर शिक्षा मिलेगी तो निकोबार छीनना संभव नहीं रह जाएगा। इसलिए वो सुनिश्चित करता है कि बजट इतना कम रहे कि अधिकांश लोग केवल जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर बनकर रहे, उनकी जिंदगी केवल सुबह से शाम तक अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बेसिक्स सीखने में खत्म हो जाए, और वो न देख पाए कि कब खान बेच दी, कब पानी बेच दिया, कब निकोबार बेच दिया। तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज आइडेंटिफाई, ध्यान से पहचानिए कि शत्रु कहां है, और शत्रु हमेशा मुखौटे पहनकर नहीं आएगा, अक्सर शत्रु इनविजिबल होगा। इसलिए अगर आप इस समर में उतरे हैं, अगर आप इस युद्ध में उतरे हैं, तो ये मत मानकर चलिए कि कुछ घंटों का मामला है। 2 दशक तो हम साथियों को हो गए। और याद कीजिए कि जिस समय, मैम को अच्छे से याद होगा कि जिस समय कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे, कपिल सिब्बल, हम उनके खिलाफ भी लड़ा करते थे, और उसी ताकत से लड़ा करते थे जिस ताकत से हम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर एफवाईयूपी वही लेकर आए थे। इसलिए नीतियों की लड़ाई व्यक्तियों की लड़ाई से डिस्प्लेस नहीं की जा सकती, रिप्लेस नहीं की जा सकती। यद्यपि आपके सामने नीतियों का जो मूर्ति रूप होता है वह ये व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए व्यक्तियों को उनके पद से हटाने की मांग लोकतंत्र में जायज मांग है, हमें उस मांग से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास वो विजन भी है कि हम जाने कि उससे आगे कहां जाना है। ये बहुत आवश्यक बात है। इन कुछ चीजों को बताने के बाद एक आखिरी हिस्सा इसी प्रोटेस्ट लिटरेसी से है, अगर आपको समझ आए तो प्लीज समझिए। एक वाकया से समझाता हूं तो शायद क्लियर होगा। मेरी बेटी उस कॉलेज से पढ़ी जिस कॉलेज में आभा अब शिक्षिका। एक दिन थोड़ा लेट घर आती है, और जैसा कि पिता पूछते हैं, मैंने पूछा कि बेटा कहां थे, तो उसने कहा कि पापा मैं हडसन लेन चली गई थी। जिन लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफी पता है उन्हें पता है कि मिरांडा हाउस से हडसन लेन बहुत दूर नहीं। हम लोग पिज्जा खाने गए थे। गुड, कितने लोग गए थे? उन्होंने कहा कि 8 लोग गए थे, 8 बच्चियां। मैंने कहा कैसे हुआ? कहना एक लड़की ने कहा कि चलो पिज्जा खाने चलते हैं। हम सब उठे और चले गए, और हडसन लेन में पिज्जा खाकर आ गए। मैंने कहा क्या वाकई ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि पिज्जा खाने चलते हैं और सबने कहा कि चलते हैं? मैंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, और वो बात आपको दोहरा रहा हूं कि बेटा अगर वाकई ऐसा हुआ कि 8 लोग बैठे थे और एक ने कहा कि पिज्जा खाने चलते हैं और 8 ने ये कहा कि हाँ वो 450 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं, तो समझ जाइए कि तुम गलत समूह में हो। आप समझ पा रहे इस बात को? कोई एक बच्चा जरूर होना चाहिए था, 2 होने चाहिए थे जो कहते कि नहीं 450 का पिज्जा मैं नहीं खा सकती, चलो यहीं चाय पी लेते हैं कैंटीन। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके प्रोटेस्ट समूह में सब लोग आप जैसे, आप समझ पा रहे हैं, अगर आपका प्रतिरोध समूह डाइवर्स नहीं है, अगर उसमें भिन्न लैंगिकता के लोग नहीं है, अगर उसमें भिन्न जाति के लोग नहीं है, अगर उसमें भिन्न धर्म के लोग नहीं है, अगर उसमें भिन्न क्षेत्रीयता के लोग नहीं है, तब आपने गलत समूह चुना है। Make sure that there is a diversity in the group. That is the group of comrades. आपके साथी लोग जो हैं उनमें अलग अलग तरह के लोग, अलग वर्ग के लोग, अलग जाति के लोग, अलग धर्म के लोग, अलग क्षेत्र के लोग, वरना क्या होगा?
वरना जैसे ही आप कहेंगे कि मणिपुर का सवाल उठाना है, आपके ग्रुप में कोई होगा ही नहीं नॉर्थ ईस्ट से जो ये कहेगा कि बहुत जरूरी सवाल है। क्या आप कहेंगे कि जेंडर का सवाल बहुत जरूरी है और नीट के सवाल से जुड़ता है, कोई कहेगा अगर लड़कियां नहीं होंगी तो वो मानेंगे ही नहीं कि यह सवाल महत्वपूर्ण है। अगर गरीब नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि फीस कम होनी चाहिए, तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि जरूरी सवाल है। कुल मिलाकर यू नीड टू हैव डाइवर्सिटी इन एवरी पॉसिबल ग्रुप, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट इज दिस डाइवर्सिटी दैट विंस वॉर। अगर आपको युद्ध जीतने तो आपकी सेना में जब तक विविधता नहीं होगी आप जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक ही रंग के लोग, एक ही तरह के लोग जब सेना बनाते हैं तो उनमें केवल एक जैसी नफरत होती है। नफरतों से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतना बहुत प्रेमिल काम है। संघर्ष करना, प्रतिरोध करना प्रेम से भरी हुई चीज है। नफरत से संघर्ष जीते नहीं जाते, प्रतिरोध जीते नहीं जाते। मेरी आज की क्लास का बस यही महत्वपूर्ण बिंदु था। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, अपनी मां से प्रेम करते हैं, अपने शहर से प्रेम करते हैं, अपने डिसिप्लिन से प्रेम करते हैं, अपने सपने से प्रेम करते हैं, इन सब प्रेमों को जोड़ने वाली बातों को समझते हैं, तब आपको कोई किसी युद्ध में, किसी संघर्ष में, किसी आंदोलन में हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास केवल नफरत। क्योंकि कितनी अथाह नफरत चाहिए देश के युवाओं को कॉकरोच कहने के लिए, कितनी अथाह नफरत चाहिए देश के युवाओं को दहशतगर्द कहने के। और नफरत को नफरत से नहीं जीत सकते, नफरत को केवल मोहब्बत से जीत सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि विश्वविद्यालय का अगला शिक्षक आपको संबोधित कर सके, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद।